हेलो बच्चों, कैसे हो? देखा? अब तो देख लिया होगा भाई हेस्लो, राइट? हेस्लो अच्छे से देख चुके होंगे। चलो खैर, फटाफट हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 2 पे आ जाना है। मैंने उस दिन आपको चार्जेस के बारे में समझाया था, याद है ना? याद है, चार्जेस के बारे में समझाया था। अच्छा, अब अगर उसके बाद जब चार्जेस के बारे में अगर हमने समझाया था, अब उसके बाद हमारा आता है सबसे मेन पार्ट जिसका नाम है कूलम्स लॉ, जिस पे हर जगह वो एप्लीकेबल है, एवरी पॉइंट पे जगह वो एप्लीकेबल है, राइट? बहुत अच्छे जगह से, बहुत अच्छे तरीके से, तो बहुत आसान भी है। सब बच्चों को अगर मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे ईजिएस्ट पार्ट उनको वही नज़र आता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कूलम्स लॉ ऑफ इंटरेक्शन की। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? गली के बच्चे को भी पता है कूलम्स लॉ क्या कहता है, राइट? आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ठीक है? तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? अगर भाई दो आपके चार्जेस हैं, है ना? अगर आपके दो चार्जेस हैं, मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ r, ठीक है? इफ दे आर टू चार्जेस एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ r, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी, मैं अट्रैक्शन नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होगी, it will be directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. तो अगर आप प्रोपोर्शनल साइन इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बात सही है? नाउ अब अगर प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो सबको पता है एक कांस्टेंट लगता है, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या है गुरुजी? इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं? इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? एप्सिलॉन नॉट, ओके? एंड इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बोले तो वैक्यूम ले लो या एयर ले लो, ठीक है? तो इन फ्री स्पेस, तो के क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जब आप वैल्यू निकाल के बैठते हो सारी, तो इसको आती है 9 इंटू 10⁻⁹, जिसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब आप कहोगे कि सर यूनिट भी बता दीजिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा यूनिट। तो क्या करो, फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। के क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। चार्ज सर I इज इक्वल टू, गली के बच्चों को पता है Q बाई टी, और Q क्या है? I इंटू टी। I किस में है? एम्पेयर में। T किस में है? टाइम में। ये लो सर जो डायमेंशन, तो मतलब A इंटू टी A इंटू टी, ठीक है? तो करंट क्या है? एम्पेयर। एम्पेयर इंटू टाइम। एम्पेयर इंटू टाइम यानी कि टाइम मतलब सेकेंड्स। अगर मैं सेकेंड्स लेता हूँ और उसका स्क्वायर आ जाएगा। करंट की यूनिट होती है एम्पेयर, तो एम्पेयर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। तो न्यू इसको एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, तो ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, है ना, मीटर की पावर -2 और न्यूटन का इन्वर्स। तो इसका मतलब अगर अच्छे से लिख दो इसको, न्यूटन इन्वर्स, क्योंकि न्यूटन इधर आएगा, ठीक है? मीटर -2 ए स्क्वायर सेकेंड की पावर 2। तो ये आपकी एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ गई। और यहीं की यहीं क्लास हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है? क्या निकाल सकते हैं? डायमेंशन। अगर आपको चार्ज की यूनिट वैसे भी पता है, कूलम्स पता है, तो कूलम्स के हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। दैट इज नॉट अ बिग डील। अब अगर हम बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की, क्योंकि डायमेंशंस का क्वेश्चन इसका कभी कभी आता है कि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस, तुम्हें मैं बता भी देता हूँ। डायमेंशन बहुत बेसिक से है, वैसे सोच रहा हूँ उसके लिए अलग से एक लेक्चर तुम्हें लिए रिकॉर्ड कर ही दूँ। फोर्स की डायमेंशन क्या है? सर फोर्स की अगर किसी को नहीं पता है तो फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। एम की डायमेंशन एम, और एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्लास बड़ा सिंपल होता है। मीटर लेंथ, सेकेंड स्क्वायर टी स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, तो एम एल टी -2 ये मेरी फोर्स की डायमेंशन बन जाती है। तो एम एल टी -2, ओके।
हमें इसकी निकालनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। Q1 क्या है, A इंटू टी, जैसे हमें देखा तो A² T² और अपॉन L², क्योंकि आपका डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब अगर आपको मुझे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन गुरुजी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, A² T² अपॉन MLT-2 इंटू L², ठीक है, राइट। तो m की पावर -1 A² T की पावर 4 है ना, L की पावर -1 और L की पावर -2। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो m की पावर कितनी है, -1 A² T की पावर 4 L की पावर -1, क्योंकि क्लास बल्कि मैंने गलती करा तो -2 L की पावर 2 क्यूब है, तो डायरेक्टली लिख सकते हो तुम m की पावर -1, इसको ऐड ऑन कर दो, A² T की पावर 4 L की पावर -3। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान रखना एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻²। और कूलम्स लॉ हमारा क्या कहता है, अगर दो चार्जेस हैं, इफ दे आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बात समझ में आई, ठीक है। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। क्लियर है, ये सही है, इजी सा है, ओके। अब बात आती है कि इसको हम वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन उसमें हमें नजर आएगी, तो हम वेक्टर नोटेशन भी करते हैं, ठीक है। तो क्लास ये अच्छा सा टॉपिक है, लेकिन ध्यान से करने वाली चीजें हैं, हर चीज, कोई चीज टफ नहीं है, लॉजिकल जाओ और लॉजिकल जाके तुम्हारे लिए फिजिक्स आसान हो जाएगी। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, अगर हम वेक्टर नोटेशन की बात करते हैं इन अ वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो अगर सर मैं बनाता हूं, मेरा ये चार्ज Q1 है विच इज प्लेस एट अ डिस्टेंस R1, और ये मेरा चार्ज Q2 है विच इज प्लेस एट अ डिस्टेंस R2 फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अब सुनना, यहां से यहां मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब अगर देखा जाए, ध्यान से देखना, Q1 जो है Q2 पे अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों मैं मानता हूँ पॉजिटिव है अभी के लिए, अगर Q1 है Q2 पे रिपल्सिव फोर्स करेगा, मतलब Q1 जो एग्जर्ट करेगा Q2 पे, वो फोर्स किधर की साइड लगेगी, इधर की साइड लगेगी। तो उस फोर्स को जो हम बोलते हैं ना, Q1 Q2 पे लगा रहा है, तो ऐसे लिखते हैं उसको, Q1 Q2 पे लगा रहा है, मतलब ऐसे लिखते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, 1 2 पे लगा रहा है, 1 2 पे लगा रहा है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है, F21। और ये डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, 1 से 2 तक आप जा रहे हो, तो R12, ठीक है। अब बड़ा सिंपल हो गया। अब F21 हम पहले लिख लेते हैं। F21 क्या होगा सर, K, ये तो कांस्टेंट ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर। और किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है सर, R12 की डायरेक्शन में लग रही है ना, किस डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि जब आप वेक्टर की बात करते हो तो आपको डायरेक्शन तो यूज करना ही पड़ेगा या नहीं, है ना। तो इन वेक्टर फॉर्म लिख लो भाई हेडिंग, इन वेक्टर फॉर्म। तो अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन आपको लेनी पड़ेगी, तो R12 कैप, R12 कैप। और यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, आपको पता ही है, गली के बच्चों को पता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, राइट। तो आई कैन राइट दिस K Q1 Q2 R12 अपॉन R12 का क्यूब, सही है। तो आई कैन राइट दिस K Q1 Q2 और R12 मतलब R2 माइनस R1 अपॉन R12 का होल क्यूब। तो ये मेरा बन गया F21, सही है। अब सर इसी समय पे Q2 Q1 पे भी फोर्स ऑफ रिपल्शन कर रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में कर रहा होगा ऐसे। तो इस फोर्स पे अब Q2 Q1 पे लगा रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे,
2 1 पे लगा रहा है, समझे, 2 1 पे लगा रहा है, ध्यान से देखना ना, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, F12 इज इक्वल टू क्या आएगा, K Q1, बोर्ड्स में भी आता है क्वेश्चन, K Q1 Q2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन, अब डिस्टेंस कहाँ से कहाँ नाप रहे हो आप, 2 से 1 तक, तो R21 का होल स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन कौन सी होगी सर, इसी डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, तो R21 का कैप, सही है भाई, मेरे ख्याल से बहुत आसानी से तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये, Q1 Q2 ओके, और यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई साहब, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो R21 का क्यूब, तो K Q1 Q2 यूनिट, ये वेक्टर क्या लिख सकते हो, R1 माइनस R2 अपॉन R21 क्यूब, तो ये बन गया F12। अब आप नोटिस करोगे सर F12 इज ऑलमोस्ट, देखो ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देखो ना, माइनस साइन का डिफरेंस है, R1 माइनस R2 है, यहाँ पे R2 माइनस R1, तो देयरफॉर आई कैन से F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। आई होप इट इज क्लियर। तो आपको ये चीज़ शो करनी होती है जब आपके बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आता है कि वेक्टर नोटेशन में आप कैसे इस चीज़ को साबित करोगे कि हाँ भाई दो चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करती है, सर दिस इज हाउ आई कैन प्रूव इट। समझ में आया, इजी, क्लियर है। हाँ, अब सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ, काफ़ी काम की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि काम की नहीं है, फॉर योर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, फॉर द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, ठीक है। लिखिए पहली चीज़ जल्दी से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और हाँ वन मोर थिंग लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स ऑफ ये वाला कूलम्स लॉ की। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कूलम्स लॉ जो आपका वैरी करता है ना गुरुजी, वो छोटी से डायमेंशन से लेकर, मतलब एक तरीके से रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई के से लेकर, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई याद है ना, 10⁻⁻15 मीटर, वहाँ से लेकर अंतिम तक होता है, कहाँ तक, बहुत आगे तक, 10⁻, मेरे ख्याल से 18, हाँ बिल्कुल, मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस तक वैलिड होता है, 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 10⁻18 मीटर तक के अगर ऑब्जेक्ट की दूरी पर भी है तो वहाँ पे कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। तो पहली चीज़ तो वो हो गई, ठीक है, फर्स्ट लॉ कि भाई 10⁻⁻15 से लेकर, मतलब एक तरह से 1 फर्मी से लेकर 10⁻18 मीटर तक उसकी वैलिडिटी होती है, मतलब इतने डिस्टेंस तक कूलम फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, ठीक है। दूसरी बात आती है सर, आपको पता ही है कि कूलम्स लॉ इज यूनिवर्सल, क्या है, कूलम्स लॉ इज यूनिवर्सल, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो यूनिवर्सल क्यों है, यानी कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पे भी वो एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों पे वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है, यूनिवर्सल है, सबके अंदर एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब मेन चीज, कूलम फोर्सेस इज अ सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल, भाई साहब क्या है वो, सेंट्रल फोर्सेस हैं, कूलम फोर्सेस क्या है आपके, एक सेंट्रल फोर्सेस हैं, क्लास में नोट्स लिखवाता जाऊंगा, प्लीज लिखते हुए जाओ, कूलम फोर्सेस क्या है, सेंट्रल फोर्सेस हैं, क्या है, सेंट्रल फोर्सेस हैं, रिमेंबर दैट, सेंट्रल फोर्सेस बोले तो यानी कि पॉइंट चार्जेस जो है ना उन दोनों के बीच में एक्ट करता है, ये इसका ड्रॉबैक भी है, ध्यान रखना कि कूलम फोर्सेस कैन ओनली बी एक्ट ऑन अ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस, उन दोनों के बीच में ही एक्ट करेगा, ओके। नेक्स्ट है कूलम फोर्स एज अ कंजर्वेटिव फोर्सेस, आई होप कंजर्वेटिव का मतलब याद होगा तुम्हें, याद है कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो अगर आप वर्क डन करते हो यहाँ से यहाँ तक, इट विल बी 0, राइट, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, तो कूलम फोर्सेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं करता जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स करता है, तो कूलम फोर्सेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, दे आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कूलम फोर्सेस आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्सेस हैं आपकी कूलम फोर्सेस, दे आर द स्फेरिकली सिमेट्रिक फोर्सेस, अगर मैं कहता हूँ ये जो चार्जेस हैं ये अपनी फोर्सेस बनाएंगे, ये अपनी फोर्सेस बनाएंगी, तो ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है, राइट, मतलब ये अपनी फील्ड छोड़ेंगी, ये अपनी फील्ड छोड़ेंगी ना, ये अपनी फील्ड छोड़ेंगी, तो जो फोर्सेस
एक्ट होती हैं दोनों के बीच में, वो हमारी क्या होती हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक होती हैं। बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट, इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो पता चल रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सिंपल, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो मैं लिखने में भी काम आएंगे, अगर लिखने को आती हैं तो। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट, ठीक है, नाउ electrostatic force between the two charges is not affected by the presence or the absence of any other charge। मतलब कहते हैं ना, दो बंदे अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्सेस लग रही हैं, दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्सेस लग रही हैं, तो डेफिनेटली उसका वहाँ पे चाहे थर्ड चार्ज रखा हो या ना रखा हो, उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। व्हेन यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द टू चार्जेस, तो आपको वो दो चार्जेस के ही फोर्सेस कैलकुलेट करनी होती हैं। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर हुआ? राइट? श्योर? क्लियर है भाई? नेक्स्ट, कूलम फोर्सेस वही है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रूव करता है, जो कि हमने देखा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हमने इसके थ्रू भी हमने अभी वो प्रूव किया। ठीक है, अच्छा, एक और पॉइंट है क्लास, अच्छा सा है, द टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्शन एंड नॉट द अट्रैक्शन। द टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब अगर इलेक्ट्रीफाई है या नहीं है, उसका जो प्रॉपर मतलब वो चार्जेस उसको क्या कहते हैं, आपका प्लस है तो दूसरे वाला माइनस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्शन, इट इज नॉट द अट्रैक्शन। कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि सर जो रिपल्शन होता है, अगर अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन हमारे अगर एक इंसुलेटर बॉडी है और दूर रखी हुई है, तो उसमें भी वो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करके वो अट्रैक्ट कर सकता है ना? तो अगर इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रॉपर अगर आप बात करो कि टेस्ट क्या है, तो इट विल बी अ रिपल्शन सर। रिपल्शन अगर कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, दोनों बॉडीज में चार्जेस हैं, पहले से प्रेजेंट हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि द टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्शन एंड नॉट अट्रैक्शन, एज ड्यू टू इंडक्शन attraction may also take place between a charged and an uncharged body, जो मैंने अभी आपको बताया, and also between the similarly charged body if the charge on one body is very large as compared to the another body। यानी कि अगर दो बॉडीज हैं, एक पे बहुत ज़्यादा चार्ज है, एक पे बहुत कम है, तो वो उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा, है ना? तो द बेस्ट टेस्ट फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन इज द रिपल्शन, इट इज नॉट द अट्रैक्शन। एक बार क्वेश्चन आ चुका है क्लास ये वाला, ठीक है, कंजर्वेटिव मैंने तुम्हें बता ही दिया। इसका मतलब एक और है कि हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल उसमें लगा सकते हैं और क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब डायरेक्टली मैं फटाफट आ जाता हूँ पहले क्वेश्चन स्पेस में। ठीक है, मेरे नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन हैं और फिर इसके हम आगे आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हेलो बच्चों। ठीक है, अभी आपको मैंने जैसे कि बताया था, आपने थ्योरी देख ली कूलम्स लॉ के ऊपर, और अब हम देखने जाएंगे किसके ऊपर? क्वेश्चंस। क्या देखने जाएंगे इसके ऊपर? क्वेश्चंस, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो आपको करने भी आएंगे, क्वेश्चन लगाने आएंगे, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना भी आपको समझ में आएगा कि कैसे वो लगाने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आ जाओ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई साहब, मैंने एक दो क्वेश्चन ऑलरेडी चार्जेस की वीडियो में तुम्हें बताया था, अब आ जाओ आगे। अ फ्री पिथ बॉल P, बोल रहे हैं क्वेश्चन में वो, अ फ्री पिथ बॉल P ऑफ मास 10 grams कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁸ कूलम। अच्छा भाई साहब, चार्ज भी दे रखा है, मास भी दे रखा है। ओके, तो जैसे जैसे वो बोल रहे हैं वैसे वैसे हम करते जाएंगे। ठीक है, तो एक फ्री पिथ बॉल है P, जिसका आपका मास कितना है? 10 ग्राम हो गया आपका मास। चार्ज कितना है सर जी? 5 × 10⁻⁻8 कूलम्स। ओके, what must be the nature and the magnitude of the charge that should be given to another pith ball? मतलब आपका नेचर या मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज कैसा होना चाहिए? that should be given to another pith ball Q fixed 7 सेंटीमीटर। यानी कि ये कितनी दूरी है भाई साहब? ये दूरी कितनी है? 7 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल। यानी कि ये बॉल थी P और ये बॉल थी Q। ठीक है, सो दैट द अपर बॉल रिमेन स्टेशनरी, सो दैट द अपर बॉल रिमेन स्टेशनरी। सही है, राइट? तो
अगर हम बात करते हैं ये P हो गया, ये Q हो गया, बात समझ में आई? अच्छा जी, तो अब मुझे क्या चाहिए, ये वाली जो बॉल P है वो मुझे क्या चाहिए, स्टेशनरी। क्या चाहिए मुझे, स्टेशनरी, मतलब वो मूव ना करे। यानी कि सर मास भी दे रखा है, तो इसका जो वेट था mg है ना, और सर जी ये आपको ये कौन सा चार्ज दे रखा है हमें, ये क्या है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम है, ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये हो गया, और इसका वो बोल रहे हैं कि ऊपर वाली बॉल है वो हमें इस पे क्या चार्ज दूं, वो बोल रहे हैं हमें इस पे क्यू वाले पे मैं क्या चार्ज दूं ताकि ये वाली जो बॉल है वो स्टेशनरी रहे। इसका मतलब ये है अगर मुझे रिपल्सिव फोर्स दे दूं, अगर मैं इसकी रिपल्सिव फोर्स दे दूं, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज अगर हुआ तो ये इट विल क्रिएट अ रिपल्सिव फोर्स, है ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इस P वाला जो बॉल है इस पे क्या फील होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, रिपल्सिव पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे भाई, तो रिपेल करेंगे तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की ओर लगेगी, और जब वो ऊपर की ओर लगेगी अगर इसको स्टेशनरी बनाना है तो वो फोर्स जो है शुड बी इक्वल टू mg, इसके वेट के इक्वल होना चाहिए, तभी वो स्टेशनरी रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा, हो गया मेरा क्वेश्चन। अब इस पे अगर चार्ज आपका q है और फोर्स क्या है, कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mg, सही है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है 9 इंटू 10⁻⁹, और q1 कितना है सर जी 5 इंटू 10⁻⁻8, और q2 हमें निकालना है, और डिस्टेंस कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर है तो 7 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, और मास कितना है हमारा, मास है 10 ग्राम, राइट, तो 10 इंटू 10⁻⁻3, राइट, ये मेरा केजी में आ गया, और जी की वैल्यू आप 9.8 डाल सकते हो। तो यहाँ से आपकी वैल्यू 10 ग्राम है, ध्यान रखना, उसको मैंने केजी में कन्वर्ट किया है, और जी की वैल्यू कितनी है 9.8, क्लियर है ये। तो हमारा ये फाइनली आपका Q2 की वैल्यू आ जाती है, जो कि मेरे ख्याल से वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करके 1.067 इंटू 10⁻6, 1.067 इंटू कूलम। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मेरे ख्याल से सॉल्व करने में तो तकलीफ नहीं होती होगी, क्या होती है, ठीक है, कैलकुलेशंस मारती हैं, राइट, लेकिन बाबू कैलकुलेशंस हमें बहुत अच्छी रखनी होंगी, ध्यान रखना हमेशा, बोर्ड्स के लिए भी और ये भी इन द कॉम्पिटिशन, राइट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जितने ज़्यादा तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करो उतना आपके लिए अच्छा है फ्रॉम द डे 1, ठीक है। चलो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मैंने वैल्यू डाल दी 9 इंटू 10⁻9, Q1 डाला, Q2 डाला, और अपॉन r स्क्वायर 7 सेंटीमीटर था उसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया। मास कितना है 10 ग्राम है, तो 10 इंटू 10⁻³ kg, और g की वैल्यू कितनी है 9.8, तो यहाँ से आपकी Q की वैल्यू आ गई, एंड डेफिनेटली इट शुड बी पॉजिटिव, तभी मेरी फोर्सेज बैलेंस होगी। क्वेश्चन सिंपल, पढ़ने के बाद अजीब सा लग रहा था क्या है, तो क्वेश्चन को पढ़ के हमेशा फिगर बनाओ, तब जाके आप आगे प्रोसीड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d। अच्छा भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d इज f, राइट। दोनों के बीच में दूरी कितनी है, d है, दोनों के बीच में दूरी कितनी है, d है, दोनों के बीच में दूरी कितनी है सर जी, वो d है ना। अच्छा, अब अगर d है तो क्या करते हैं हम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d इज f, ये मेरे 2 पॉइंट चार्जेस है, डिस्टेंस इतना है d, तो सर फोर्स कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और Q2 हमें नहीं पता कितना है, Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, सही है सर। नाउ व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दे बी केप्ट इन द सेम मीडियम, अगर हम मीडियम सेम रखते हैं उनको हमें कितने डिस्टेंस पे रखना चाहिए ताकि जो फोर्स हो जाए उनके बीच में 2f हो जाए, क्लास क्या हो जाए, फोर्स 2f हो जाए, है ना। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ मेरी भाई 2f अगर आपकी फोर्स हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक काम करता हूँ, लो सर 2f कर देता हूँ, मीडियम मेरा सेम है तो मुझे टेंशन की जरूरत नहीं है ना, तो Q1 Q2 अपॉन d डैश का स्क्वायर, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो अच्छे बच्चों की तरह, 2 इससे कट जाएगा, कितना आएगा क्लास, कितना आएगा d स्क्वायर अपॉन d डैश स्क्वायर, मेरे ख्याल से बाकी सब कुछ कट जाएगा, देखो क्लियर है नहीं, सही है, ओके।
तो आपको कितना चाहिए, हमें डी डैश चाहिए, डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 2, यानी कि डी डैश इज इक्वल टू डी बाय रूट 2। ये लो जी, बात समझ में आई? सही है। तो डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन रूट 2। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? क्लियर हुआ? श्योर? तो डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन रूट। तो ये पॉइंट चार्जेस हैं और ये दोनों के बीच में दूरी कितनी है, डी है। तो ये मेरी फोर्स है और ये मेरी 2F है। बात समझ में आ गई? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं फटाफट, बढ़िया सा ये भी है। देखिए, अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज Q, एक पार्टिकल है कैरिंग अ चार्ज Q इज हेल्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ साइड 1 मीटर। ठीक है भाई, एक स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है, 1 मीटर है, और पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज Q is held at the center of the square of each side 1 meter. It is surrounded by the 8 charges arranged on a square as shown in the figure. If Q is equal to 2 microcoulomb, what is the net force on the particle? Net force निकालना है, तो डायग्राम के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। बहुत आसान है, क्लास देखना समझना कि कैसे कर रहा हूं। ठीक है, अगर ये अप्रोच समझ में आ जाएगी तो मेरे ख्याल से पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हें परेशानी नहीं होएगी कोई भी क्वेश्चनों में। जल्दी से, ये मेरा स्क्वायर है, राइट, ये मेरा पॉइंट है, ये -7Q है, ये +7Q है, प्लस ये Q है, ये O है, और ये +4Q है। सही है, यही होगा ना। अब आप देखो कैसे हमें निकालना है नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज Q। क्लास अगर आप देखोगे यहाँ पे -2Q है, यहाँ पे -2Q है, तो यहाँ से जो दूरी है और दूरी भी सेम रहेगी क्योंकि सेंटर पे है, और ये भी दूरी सेम रहेगी। तो ये अगर पॉइंट चार्जेस है तो ये इधर फोर्स लगाएगा। अगर हम बात करते हैं ये Q है और ये -Q है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी नहीं होगी, तो इसकी जो फोर्स लगेगी इधर खींचा जाएगा, ये भी इधर खींचा चला जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। अच्छा सर, ऐसे ये वाला ये होगा +4Q और ये भी +Q, ये भी बाहर की ओर जाएगा और ये भी बाहर की ओर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे, राइट। दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगी, ये भी कैंसिल आउट कर देंगी। सर सिमिलरली अगर आप देखोगे ये वाला है, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इधर के साथ अट्रैक्ट होगा क्योंकि अगेन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो अगेन क्या होगा, कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को। अब बचा आपका 7Q और -7Q, तो ये +Q है, ये 7Q है, तो इसकी वजह से सर फोर्स इधर लगेगी, मान लो वो F1 है, सही है। और Q और ये -7Q, सर ये भी क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा इधर की ओर, होगा नहीं होगा अट्रैक्ट, ये भी सर इधर की ओर अट्रैक्ट होगा, ये लो, ये F2 हो गया, राइट। तो दोनों ही अगर आप देखो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो अब आपको यानी कि सर F1 निकालना पड़ेगा कि Q इंटू 7Q अपॉन ये 1 मीटर की दूरी थी, ये कितनी होगी, ½ मीटर, यानी कि 0.5 का स्क्वायर, राइट। और सिमिलरली बाई चांस आपका F2 भी वही होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सर सेम ही है, राइट। तो F1 इज इक्वल टू F2 हो गया, राइट। ध्यान रखना मैग्नीट्यूड सेम है, ये डायरेक्शन की माइनस साइन को नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि माइनस साइन आप हम किस पे यूज कर रहे हैं, बाय डिफाइनिंग द डायरेक्शन। तो F1 इज इक्वल टू F2 हो गया, राइट। तो दोनों के दोनों तो टोटल F कितना हो गया, ऐड कर सकते हैं हम, सर 2F हो गया। तो 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ओके। Q की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलम उन्होंने बोली है क्वेश्चन में, Q स्क्वायर आ जाएगा ये, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर इंटू 7 अपॉन 0.5, 5 5 से 25 है, 0.25। सही है, बात समझ में आई है, क्लियर है ये, ठीक है। तो 9 2 ज़ा 18, 18 इंटू 10⁻⁹, और ये 2 2 ज़ा 4 है, इंटू 10⁻⁻12 इंटू 7 अपॉन 25 है, और ये डिवाइडेड बाय 100 है। तो मेरे ख्याल से क्लास इसका जो तुम्हारा आंसर आएगा
फाइनली 2.016 न्यूटन, 2.016 न्यूटन। क्लियर है, ये बात समझ में आई, अच्छे से आई, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, दिस इज इक्वल टू दिस हो गया, ये क्लियर हुआ सिनेरियो। ओके, नाउ अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट, ताकि तुम्हें अलग अलग वैरायटी के मैं क्वेश्चन सिखा सकूं, यही मेरा इसमें मकसद है। आइए नेक्स्ट लेते हैं। इनफैक्ट सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ ये क्वेश्चन 2017 में। 2 पॉइंट चार्जेस, बल्कि आसान सवाल है। 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 meter in air. Okay, find the point on the line joining the charges at which the net electric field on a system is 0. net electric field कहाँ पे है उसकी? 0 है, ठीक है। ओके, नाउ अब आगे की बात करते हैं। नाउ सुनिए, वो 2 पॉइंट चार्जेस है, 4 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। ये मेरे 2 मीटर्स की दूरी पे है, ठीक है। 4 माइक्रोकूलम है और ये 1 माइक्रोकूलम है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन एयर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिस्टम इज 0। राइट, अब देखो ये मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं हमारे, 4 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स इन एयर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम इज 0। तो सर हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0। तो सर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, और इसकी वजह से ये भी पॉजिटिव है ना, तो इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी सर जी? इधर जाएगी, मानते हो। और वो बोल रहे हैं कि 0 है, तो यानी कि E1 शुड बी इक्वल टू E2, राइट। और E1 कितना होगा सर? अब मान लो वो डिस्टेंस आपका कितना है, x है, और ये डिस्टेंस आपका कितना है, 2 - x है। तो E1 इसकी वजह से आप मान लो डिस्टेंस x है ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यानी कि Q कितना है आपका, ये 4 × 10⁻⁻⁶ अपॉन r², सही है। दैट शुड बी इक्वल टू K, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 × 10⁻⁻⁶ अपॉन r²। r कितना है हमारा, 2 - x का होल स्क्वायर, सही है। तो बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है सर, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो बोल रहे हैं कि ऐसा पॉइंट हमने ढूंढा है कि जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो E1 शुड बी इक्वल टू E2 होना चाहिए ऑब्वियसली। तो अब ये इससे कट गया है, अब कुछ बचा नहीं है ज़िंदगी के अंदर। 4 × 2 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x², 4a² + b² - 2ab इज इक्वल टू x²। 4 4 = 16 + 4x² - 16x इज इक्वल टू x², ठीक है। अब यहाँ से आपकी x की वैल्यू आराम से निकल सकती है, क्योंकि 3x² - 16x + 16 इज इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से आपकी जो वैल्यू निकलेगी, अगली क्लास एक काम और हो सकता था ईजिली, जितना मेरे ख्याल से यहाँ की यही ना, तो मैं स्क्वायर था तो आई कैन डू दैट, बल्कि ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 × 2 - x इज इक्वल टू x, 4 - 2x इज इक्वल टू x, तो यानी कि 4 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। ये बल्कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आपका ये 4/3 मेरे ख्याल से आंसर आ गया, 4/3 मीटर। बात समझ में आई? हाँ क्लास, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, x इज इक्वल टू 4/3 आ गया था, राइट। नाउ आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम interact with a third positive charge, right? 2 equal positive charges हैं, right? Each equal to 2 microcoulomb interact with the third positive charge of 3 microcoulomb, right? So as shown in the figure. तो भाई साहब फिगर बना रखी है देखो क्लास, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल भी। नाउ देखो 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं, फिगर मैं आपके सामने बनाता हूं।
दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस दिए हैं इन्होंने, ये ए है, ये बी है, और ये हो गया मेरा 3 मीटर और ये मेरा हो गया 3 मीटर, राइट। ये इधर हो गया और ये कितना आपका पी पॉइंट है, राइट। और ये राइट, और ये इधर हो गया इधर, ठीक है। और ये कितना है 4 मीटर हो गया, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा बना रहा है, और ये मेरा 3 माइक्रोकूलम भाई साहब चार्ज है। तो मेरे ख्याल से क्लास इसके अंदर मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द 3 माइक्रोकूलम चार्ज। तो ठीक है सर, ये 3 है, ये 4 है, और ये कितना हो जाएगा 5 हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो ये इसकी वजह से जो आपकी चार्जेस रखे हैं ए और बी पे, दोनों कितना है 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी कितना है 2 माइक्रोकूलम। ये इस पर अगर चार्ज लगा रहा है तो ये इधर जाएगी फील्ड, ये इस पर चार्ज लगा रहा है ये इधर जाएगी फील्ड, ठीक है। और ये मेरी E1 है और ये मेरी E2 है, यानी कि एक तरीके से इस पर जो फोर्स लगेगी आप बोल सकते हो, या फिर E1 की बजाय आप F1 भी बोल सकते हो, और ये आपका F2 भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अब सर जी जब इन दोनों पे F1 और F2 निकाल लेते हैं तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो यही आएगा, F आएगा, है ना, या नहीं, F आएगा नहीं आएगा क्लास। तो अब आप देखोगे कैसे सर, ये F2 है और F1 और F2 मेरे ख्याल से दोनों के दोनों सेम ही रहेंगे, क्योंकि दोनों की जो चार्जेस की वैल्यू है वो भी सेम है, और जो दोनों के बीच में जो दूरी है सर वो भी सेम है। तो हम निकाल लेते हैं फटाफट अच्छे बच्चों की तरह F1, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। K कितना है 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁶, Q2 कितना है 3 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन R स्क्वायर। R कितना है 5 मीटर ही है, तो सर ये तो टेंशन वाली बात ही खत्म होगी, 5 मीटर है तो 25, ये लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सर 9 टू द 18, 18 इंटू 3, राइट, 9 टू द 18, 18 इंटू 3, और 10⁻3 और ये 10⁻³ अपॉन 25, ये मेरा F1 है, एंड ऑल्सो विच इज़ इक्वल टू F2, ठीक है। तो 18 इंटू 3 इंटू 10⁻³ अपॉन 25, बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर। तो F1 की वैल्यू कितनी है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे F1 भी आ गई और F2 भी आ गई। तो सर अब ये थीटा है तो सर ये भी थीटा होगा, और ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और अगर डेफिनेटली सर दो कंपोनेंट इस पर आप रिजॉल्व कर सकते हो बहुत अच्छे से, तो ये एंगल थीटा है तो ये कितना बनेगा सर F2 cos थीटा, और ये कितना होगा F2 sin थीटा। सिमिलरली फॉर द F1 ऑल्सो F1 sin थीटा, और यहाँ पे बन जाएगा F1 cos थीटा। तो सर टोटल जो F आएगा आपका वो कितना आएगा 2F cos थीटा, या क्योंकि F1 सिंस F1 और F2 दोनों के दोनों सर इक्वल हैं, F1 भी वही है, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू मैं F ले लेता हूँ, तो वही इन्होंने लिया है कि F है, तो 2F cos थीटा। F की वैल्यू कितनी होगी भाई, सेम 18 इंटू 3 इंटू 10⁻³ अपॉन 25 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4/5। मेरे ख्याल से बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, और फाइनली इसका आंसर निकल जाएगा 2F cos थीटा, इट शुड बी 3.5 इंटू 10⁻³ 3.5 इंटू 10⁻³ क्लास, ठीक है, राइट, श्योर है। देख लो कोई मतलब कैलकुलेशन इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स, लेकिन आप ये समझो कि हम निकाल कैसे रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट कैसे है, हम अप्लाई कैसे करके रख रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे थे सर, ये 3 है ये 4 है, तो डेफिनेटली ये 5 हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो फोर्स है वो ये है, यहाँ से यहाँ तक की जो फोर्स है वो ये है। अब इस पे इधर इस डायरेक्शन में लग रही है, इसकी डायरेक्शन में लग रही है। ये एंगल थीटा है तो सर ये भी एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो अब अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ कंपोनेंट्स में, तो ये बन जाएगा F1 cos थीटा, ये बन जाएगा F2 sin थीटा। सिमिलरली ये F1 के लिए है F1 cos थीटा, F1 sin थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अपोजिट इन डायरेक्शन है,
दोनों को वो कैंसिल आउट कर देगा एंड फाइनली इट विल गिव यू 2f cos थीटा। बात समझ में आई? ठीक है, गुड। नाउ अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लास में इसके आपको कुछ समय में नीट और जेई के PYQs भी सॉल्व करवाऊंगा, राइट? स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम। नाउ लेकिन ध्यान रखना, पहले चैप्टर हम कवर करेंगे पूरा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लास ऐसी होती है कि आपको ज़रूरत पड़ती है, आगे के कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ताकि हम पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फटाफट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम हेल्ड एट P ड्यू टू द टू चार्जेस +2 × 10⁻⁸ कूलम and -10⁻⁸ कूलम at A and B respectively। ओके, ये A है, ये B है, ठीक है, A और B रेस्पेक्टिवली। A कितना है? 2 × 10⁻⁻8 कूलम, और B है हमारा कितना है भाई साहब? -10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, और उन्होंने फिगर भी दे रखी है भाई साहब जी, फिगर भी दे रखी है, ये लीजिए, ये मेरी फिगर है। ठीक है ये मेरी फिगर है, और इन्होंने बोला है आपको एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है इस पॉइंट P पर, और ये कितना है? 1 माइक्रोकूलम, और ये डिस्टेंस भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये दूरी भी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, राइट? इतना ही दे रखा है मेरे ख्याल से, है ना? एंगल APB आपका 90 डिग्री दे रखा है, राइट? अब सुनिए, अब इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है भाई साहब। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव क्या हो जाएंगे? रिपेल करेंगे गुरुजी, करेंगे नहीं करेंगे? तो अब इस पे जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी? इस डायरेक्शन में लगेगी। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उसी से ही सारा फंडा है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? फोर्स अट्रैक्टिव होती है। तो ये चार्ज की जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी सर? इधर अट्रैक्ट करेगा उसको, तो इधर लगेगी। ठीक है, तो ये मेरा F1 हो गया, ये मेरा F2 हो गया, और अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है गुरुजी? 90 डिग्री। फिर तो वेक्टर की याद आ जाती है हमें जिंदगी में। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, राइट? कितना आएगा? √F1² + F2²। अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, F1 और F2 हम निकाल लेते हैं अच्छे बच्चों की। तो F1 कितना आएगा सर जी? K Q1 Q2 अपॉन R²। R कितना है? 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर का मतलब है 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना मत भूलना क्लास, मिस्टेक्स वहीं होती हैं। 10 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁸, और Q2 कितना है? 1 माइक्रोकूलम है, 1 × 10⁻⁶। तो फाइनली कितना आ गया? 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर, राइट? तो यहाँ से तुम्हारी F1 की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा गुरु? 9 × 18, ये 10 आ गया, 10 10⁻⁵ आ गया, सही है भाई, बोल दो। 10⁻² आ गया, और इसको ऊपर लेके जाओगे, 18 × 10⁻⁻3 आपका न्यूटन फोर्स आ गई पहले वाली, सही है? ये आपकी पहली फोर्स है, और ये आपकी सेकेंड फोर्स है। अब सेकेंड फोर्स में आपको F2 जो निकालना पड़ेगा वो कैसे आएगा? K Q1 Q2 अपॉन R कितना है? 5 सेंटीमीटर है, 5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अगेन K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹, आपको पता ही है बात की। Q1 कितना है सर जी? इस बार Q1 है आपका 1 माइक्रोकूलम, 10⁻⁶, और Q2 सर जी कितना है? ध्यान रखना, साइन माइनस है तो यू नीड नॉट टू टेक द माइनस साइन। क्यों? क्योंकि सर हम ऑलरेडी डायरेक्शन ले रहे हैं इसलिए, राइट? तो हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमें 10⁻⁸ अपॉन 5 5 25, 25 × 10⁻⁴। तो मेरे ख्याल से गुरुजी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका +3 और -8 कितना हो गया? -5, ठीक है ना? +3 और ये कितना आ गया? -5, और ये ऊपर जाएगा -1, यानी कि 9 × 10⁻⁻1 अपॉन 25। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो फर्दर। मेरे ख्याल से 1/10 36 समथिंग आएगा, 36 × 10⁻⁻3, ठीक है? तो 36 × 10⁻⁻3 न्यूटन। तो गुरुजी यहाँ पे आपकी F2 आ गया, और अच्छे बच्चों की तरह अब यहाँ पे आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगी F।
क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। और आपको तो याद होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद है? तो cos 90 आपका 0 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट आप निकाल सकते हो। बात समझ में आई? तो फाइनल आंसर इसका आपका जस्ट आपको अंडर रूट निकालना है, कितना है? 4 × 10⁻² आएगा। वैल्यू डाल देना 4 × 10⁻²। आई होप ये तो कर लोगे। चलो ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हुए, राइट? चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास ए के क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैं काफ़ी क्वेश्चन तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत अच्छे जितने भी क्वेश्चन मुझे भी मिलते रहेंगे, जेई मेंस के PYQs भी, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, कितनी भी वीडियोस बनानी पड़ जाए, थोड़ा सा पेशेंस तुम भी रखना, और भी काम है, पढ़ाना है सबको ही, ठीक है? तो आई एम जस्ट ट्राइंग ताकि तुम्हारे लिए अच्छे क्वेश्चंस मैं ला सकूं और उनके साथ में टेक्निक और वो सिखा सकूं कि कैसे आप अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, ठीक है? चलो, तो कंसिडर द 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q, ईच इक्वल टू Q, ठीक है? ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ठीक है? ये Q1 इज इक्वल टू Q, Q2 इज इक्वल टू Q, और तीनों ही उन्होंने बोला है 3 चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, ऑफ साइड L, ठीक है? ऑफ साइड L. What is the force on a charge Q with the same sign as the Q, यानी कि पॉजिटिव साइन ही है, placed at the centroid of a triangle. सेंट्रॉइड याद है आपको क्लास? अगर आपको ध्यान हो सेंट्रॉइड का, कुछ भी ध्यान है, बचपन में मैथ्स में पढ़ा था थोड़ा बहुत या नहीं? ठीक है, सेंट्रॉइड कुछ नहीं है, और बताता हूँ। आपका जो ऊपर से जो डिस्टेंस होता है, जो मीडियंस होते हैं ना, ये जहाँ पे आपके मीडियंस क्रॉस करते हैं, जहाँ पे आपके जो 3 मीडियंस हैं, मान लो इनका नामकरण कर देता हूँ A, B, C, D, E एंड F, सही है? और ये मेरा है G पॉइंट, ठीक है? ये मेरा हो गया G पॉइंट, तो ये मेरा सेंट्रॉइड हो गया। तो इसका नाम एक काम कर देते हैं, AG जो होगा सर जी 2/3 ऑफ AD होता है। ये मेरा सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का। सिमिलरली अगर आप बात करोगे BG की, सर BG भी 2/3 होता है कितने का? BE, आपका जो मीडियन होता है, ठीक है? और सिमिलरली CG है, इट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ CF होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है? तो अब ये G, BG और CG, ये तीनों के तीनों मैंने आपके सामने बना दिए, नहीं बना दिए, ठीक है? अब सुनिए आगे। अब आपको क्या करना है, इस पे कौन सा चार्ज रखा है? कैपिटल Q, बड़े वाला Q, ठीक है? इसकी वजह से इस पे फोर्स कितनी लग रही है सर? इधर लग रही है। इसकी वजह से इस पे फोर्स कितनी लग रही है? इधर लग रही है। इसकी वजह से इस पे कितनी फोर्स लग रही है? और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है, इधर लग रही है। तो एक काम करते हैं, इसको F1 ले लेते हैं, इसको F2 और इसको F3, ठीक है? इसकी वजह से इस पे जो लग रही है फोर्स F1 लग रही है। तो F1 हम लिखेंगे कि, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कि Q1 × Q2, Q × कैपिटल Q, है ना, अपॉन AG², सही है? अब एक काम करते हैं क्लास, लेंथ हमारी L दे रखी है इसमें पूरी की पूरी, राइट? और ये पूरी लेंथ कितनी है? L है। तो ये लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी पूरी की पूरी? ये जो पहले हमें AD निकालना पड़ेगा, वी नीड टू कैलकुलेट द AD, फिर बाद में हम क्या निकालेंगे? AG निकालेंगे। तो AB हमें पता है, ये भी हमें पता है, तो मेरे ख्याल से राइट एंगल ट्रायंगल से भी हम चीज़ें निकाल सकते हैं। एंगल कितना है? 60 डिग्री है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है ना उन्होंने, 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो और अच्छी बात क्या होगी? ये पूरा का पूरा एंगल कितना है? 60 डिग्री है, राइट? तो अगर हम बात करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि AD अपॉन L, ठीक है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, तो AD इज इक्वल टू L साइन 60 डिग्री। तो L साइन 60 कितना है? √3/2, ये मेरा AD आ गया। और सर जी आपको बताइए अभी तो 2/3 ऑफ AD, यानी कि √3/2 × L, तो ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में करता हूँ, अगर √3/3
√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा सर 1l/√3। तो ध्यान रखना ये आपका Ag आ गया। क्या आ गया आपका ये Ag आ गया, राइट। तो दिस इज इक्वल टू Ag। और सिमिलरली आपका Bg भी वही होगा और आपका Cg भी वही होगा। अब मेरे लिए बड़ा आसान हो गया सर, K Q इंटू Q अपॉन Ag कितना है सर L² अपॉन 3। L² अपॉन 3 बात समझ में आई, ठीक है। L² अपॉन 3 तो ये मेरा F1 आ गया। सर अगर हम बात करें तो F2 भी मेरा वही होगा। F2 भी कितना होगा K Q कैपिटल Q इंटू 3 अपॉन L²। और सर बाई चांस मेरे ख्याल से F3 भी वही होगा K Q Q 3 अपॉन L², यही होगा। अब F1 इस डायरेक्शन में है और F2 और F3 इस डायरेक्शन में है, तो आप देखोगे सर इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, और एंगल दोनों के बीच में ये है पूरा, यही है ना पूरा, है ना, राइट, ये एंगल। तो इन दोनों के बीच में अगर हम बात करो तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, मान लो वो F4 है, इसका F2 और F3 के बीच में अगर आप नोटिस करोगे, चाहे दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो आप अगर नोटिस करोगे क्लास, ये एंगल, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है सर जी, इन दोनों के बीच में अगर आप एंगल की बात करोगे F2 और F3 के बीच में, सर ये आ रहा है आपका 120 डिग्री। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेट अस अज्यूम ये F ले लो और ये भी F ले लो, तो F4 इज इक्वल टू अंडर रूट F2² मतलब F² प्लस F² प्लस 2F² cos 120, यानी कि माइनस हाफ, 2 से 2 कट गया F² से, सर ये तो F ही आ गया। यानी कि ये भी जो फोर्स आएगी वो इसके इक्वल ही आएगी, यानी कि ये इक्वल एंड अपोजिट हो गई, क्योंकि F1 भी किसके इक्वल है, F के इक्वल ही है। देख रहे हो, सेम वैल्यू आ गई सर। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि F2 और F3 की जो वैल्यू है, मैंने क्या एज्यूम कर दी थी सर, दोनों सेम है, तो मैंने दोनों का क्या एज्यूम कर लिया, दोनों F है। अगर दोनों F हैं तो रिजल्टेंट भी जो आपका इन दोनों का आ रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। क्लास अगर आप ध्यान से देखिए, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये इधर लग रहा है, और F1 जो सबसे पहली वाली फोर्स थी वो इधर लग रही थी नीचे की ओर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है हमारा, F1 का भी और आपका जो फाइनली F4, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है। तो नेट फोर्स ओवरऑल आपकी 0 आ रही है एट द सेंटर। तो आंसर विल बी, समझ में आई, गुड। हाँ भाई बच्चों, तो तुमने इतने सारे क्वेश्चन जो हैं वो देख चुके हो अभी, ठीक है। हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है, राइट। इस पार्ट के लिए अभी इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करो। रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं कुछ MCQs भी लेके आऊँगा नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में, और इसे और क्वेश्चंस भी करेंगे, ऐसे इतनी जल्दी मैं चिंता ना करो, नहीं छोड़ूंगा। तो प्लीज़ ये आप वीडियो अच्छे से देखिए, क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किए, कूलम्ब्स लॉ हमने कैसे समझा, वो आप अच्छे से देखिए। कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने जो कैसे कैसे ऑपरेट किए, ठीक है क्लास, पक्का, राइट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।